राहुल को ऑफिस से लौटते हुए बहुत रात हो गई थी। वो तेज रफ्तार से कार चलाकर घर वापस जा रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। राहुल का ऑफिस उसके घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने के चलते वो आज ऑफिस से देर से निकला था। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था जिससे वो जल्दी घर पहुंच जाए। जिस रास्ते से वो ऑफिस जाता था वहां बीच में बहुत घना जंगल था जो कि करीब 1 किलोमीटर तक था और उस जंगल के बारे में लोगों का ये कहना था कि वहां भूत प्रेतों की बस्ती है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं आता जाता। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था। उसने तेज आवाज में गाने लगा दिए और सुनने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कार की रफ्तार भी बहुत तेज थी कि अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। राहुल जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पूरा कुचल गया है लेकिन उसकी सांसें चल रही है। राहुल ने जल्दी एम्बुलेंस बुलाने के लिए फ़ोन लेने कार की तरफ गया और वापस आया तो भौचक्का रह गया क्योंकि वो आदमी वहाँ था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया कि कोई आदमी जिसको इतनी ज़्यादा चोट लगी हो वो कैसे उठ सकता है। वो थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने लगा कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी रमा का था। वो उठा और घर की ओर चल दिया। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग गया था। रात के करीब 1 बजे वो घर पहुंचा। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। वो सो गया। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली, राहुल, ये रमेश काका हैं। कल रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बोल रहे हैं आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने ठीक है कहा। रमेश काका के बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से कहा, रमा, ऐसे किसी को भी बिना जाने घर में नहीं रखना चाहिए। तुम बहुत नासमझ हो, कुछ समझती नहीं हो। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पर रख लिया। उसी रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से बर्तनों के खनकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बर्तन धुल रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की तरफ गई तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरी सिंक खून खून हो चुका है। तब तक राहुल आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ तो रमा ने वो बताया जो उसने देखा। लेकिन राहुल को वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। राहुल ने रमा को समझाया कि ये सब बस तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रमा तो बहुत डर गई। अगली रात भी वही आवाज़ सुनाई दी। वो हिम्मत करके किचन की तरफ गई। उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धुल रहे हैं। उसने कहा, काका, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस वक्त बर्तन क्यों धुल रहे हैं? रमेश काका कुछ नहीं बोले। रमा ने फिर कहा, काका, आप सुन क्यों नहीं रहे? जैसे ही काका ने मुड़कर देखा, रमा उनको देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि उनका चेहरा पूरा कुचला हुआ था और पहचान में ही नहीं आ रहा था। रमा समझ चुकी थी कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। उसने हिम्मत जुटाई और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी।
तब तक शोर सुनकर राहुल कमरे से बाहर आ गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो भूत राहुल के शरीर में प्रवेश कर गया। अब रमा घबरा गई क्योंकि उसने हनुमान चालीसा पढ़ना अब भी जारी ही रखा। वो प्रेत राहुल को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उसको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वो राहुल को पटक देता तो कभी उसका सिर दीवार से लड़ा देता। रमा ने उससे कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर उसने कहा, तेरा पति वही मुझे अपने साथ ले आया और अब मैं उससे अपने साथ लेकर जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। इस पर रमा ने वहीं पास ही में पड़े शंकर भगवान की मूर्ति के पास से भभूत उठाकर उसके ऊपर छिड़क दिया और फिर वो छिड़कते ही थोड़ी देर बाद राहुल छटपटाने सा लगा और फिर उसके मुंह से एक काला धुआं सा निकला और फिर वहीं खिड़की के पास से ही वो काला सा धुआं कहीं गायब हो गया। जिसके बाद कुछ ही देर में राहुल को होश आया। जिसके बाद अगली सुबह राहुल का दोस्त उससे मिलने आया और उसने बताया कि जिस आदमी का तुम्हारी कार से टक्कर हुआ था वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था। वो ऐसे ही लोगों के साथ उनके घरों तक आ जाता है और फिर उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को अपने साथ लेकर जाता है। वो तो रमा के चलते तुम्हारी जान बच गई, वरना क्या होता कोई भी नहीं जानता। वो शैतान कई सालों से उसी जगह पर भटकता रहता है और इसी तरह से लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मोबाइल की रिंग बजती है। नताशा फोन उठाती है। दूसरी तरफ से सौरभ कहता है, नताशा तुम फौरन राम टेकरी पहुंचाओ और हाँ, साथ में मेरा वो टूल बैग्स भी लेकर आना। इस पर नताशा कहती है, ओके सर, क्या खुदाई में कुछ मिला है क्या? तो इस पर सौरभ कहता है, वो सब तुम्हें यहाँ आने पर पता चल जाएगा। हाँ, तुम अपने उस स्टूपिड दोस्त को यहाँ पर मत लेकर आना। नताशा नाक सड़ाते हुए कहती है, आपसे कितनी बार कहा है सर कि निखिल मेरा दोस्त नहीं है, वो बस ऐसे ही है। तो इस पर सौरभ कहता है, ओके जो भी हो, ये निखिल पुराण बंद करो और जल्दी आओ और हाँ, वो टूल बॉक्स लेकर आना। जिसके बाद इतना कहकर सौरभ फ़ोन कट कर देता है। उधर नताशा गुस्से में नाक फुलाती हुई बैग लेकर गाड़ी में बड़बड़ाती हुई बैठी और कुछ ही देर में गाड़ी सीधी राम टेकरी पहुंचती है। नताशा वहीं गुस्से से लाल होकर गाड़ी से उतरती है। सौरभ नताशा के तेवर देखकर समझ जाता है कि उसकी बातों का असर हुआ है। सौरभ नताशा की तरफ बढ़ता है। नताशा बैग सौरभ के हाथ में थमा अपना मुंह फुला लेती है। सौरभ गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ मजाकिया अंदाज में कहता है, वो तुम्हारा बेवकूफ़ दोस्त नहीं आया, अच्छा हुआ। सौरभ जानबूझकर नताशा को इस तरह परेशान करता ही रहता था क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों में तो हंसी मजाक चलती ही है। तभी सौरभ नताशा से कहता है, हमें खुदाई में एक पुराना ताबूत मिला है। सौरभ ताबूत की ओर इशारा करता हुआ कहता है, नताशा और सौरभ पुरातत्व विभाग में कार्यरत हैं और राम टेकरी एक रिसर्च के लिए आए थे। कुछ पुरानी किताबों में राम टेकरी में कुछ प्राचीन अवशेषों के पाए जाने की बात लिखी थी। उस दिन की पुष्टि करने के लिए ही सौरभ और नताशा अपने 10 कर्मचारियों की टीम के साथ वहां आए थे। नताशा मन ही मन सौरभ को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे कहा नहीं।
सौरभ भी नताशा की तरफ आकर्षित था, लेकिन दोनों को एक दूसरों को जताना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी बात बात पर सिर्फ बनावटी नोक झोंक ही होती रहती थी, जो दोनों को बहुत अच्छी लगती थी। सौरभ नताशा को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, और जब नताशा चिढ़ जाती तो सौरभ किसी तरह उसे मना ही लेता था। राम टेकरी की खुदाई में सौरभ और उसकी टीम को कुछ जानवरों के अवशेष और कुछ आदमियों के अवशेष के साथ एक पुराना ताबूत मिलता है, जो कि शायद कम से कम 2 से 3 हजार साल पुराना लगता था। सौरभ और उसकी टीम ने उस ताबूत को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुला ही नहीं। इसलिए सौरभ ने अपना बैग मंगाया था। उस बैग में पौराणिक ताबूत, ताले, इन सब को खोलने के कुछ औजार थे। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन ताबूत फिर भी नहीं खुला। तभी नताशा की नज़र उस ताबूत के निचले भाग पर पड़ी, जहाँ एक पत्र के साथ चाबी उस ताबूत में फूट की हुई थी। तभी नताशा बोली, सर ये देखिए, वहाँ कुछ है। फिर सौरभ की नज़र भी उस पत्र और चाबी पर पड़ती है। वो पत्र निकाल कर पढ़ना चाहता था, लेकिन वो पत्र संस्कृत भाषा में था। सौरभ फौरन सुधीर को बुलाता है। सुधीर लगभग 18 तरफ की भाषा जानता था। सुधीर पत्र लेकर पढ़ता है, सावधान, कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश मत करना। इसे इसी तरह रहने देना। अगर इसे खोलने की कोशिश की तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ताबूत एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी का है, जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। ये जादूगरनी नगर के जवान युवकों की बलि चढ़ा उनके खून को अभिमंत्रित कर पी जाती थी, जिससे वो हमेशा के लिए जवान रह सके। वहाँ के राजा को जब उसकी इस बात का पता चला तो नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए उस चुड़ैल को जला दिया, लेकिन जलाने के बाद भी वो फिर से चुड़ैल बनकर लौट आई। फिर उस राजा ने राजगुरु की सहायता से उस चुड़ैल को इस ताबूत में बंद कर जमीन के नीचे बहुत ही गहराई में दफन कर दिया। अगर कोई भी इस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगा तो वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी। पत्र में लिखी कहानी सुन नताशा बहुत घबरा जाती है। वो सौरभ से कहती है, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, वरना पता नहीं क्या होगा, इसे वहीं दफना देते हैं। नताशा की बात सुन सौरभ कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो ना, ये सब सिर्फ हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए लिखा जाता है, ताकि कोई भी इन पुरानी चीज़ों को खोज ना सके। तभी अचानक ही वहाँ जोर की हवाएं चलने लगती हैं और अंधेरा सा होने लगता है। इस तरह अचानक मौसम को बदलते देख नताशा और भी घबरा जाती है और बाकी के लोग भी डर जाते हैं। वो भी सौरभ को ताबूत को वापस से दफनाने को कहते हैं, लेकिन सौरभ अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तभी अचानक वो ताबूत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। उस ताबूत को इस तरह से हिलता देख सौरभ भी अब थोड़ा घबरा चुका था। अचानक ज़ोर से बिजलियां चमकने लगती हैं और ताबूत के ज़ोर से हिलने के बाद अचानक से ही ताबूत खुल जाता है। वहाँ खड़े कर्मचारी घबरा जाते हैं और घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उस ताबूत में से एक भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल निकलती है, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना, आंखें अंदर धसी हुई, आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद और बहुत ही डरावनी, बड़े बड़े दांत और भी भयानक लग रहे थे। अब तो सौरभ भी बहुत डर गया था और नताशा तो उसे देख बेहोश ही हो गई थी। सौरभ अपने बैग में से बंदूक निकालता है और उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस चुड़ैल पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता।
सौरभ नताशा को संभालता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी अपनी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे थे। वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे हवा में लहराती हुई जाती है। तब वहाँ से भागने वाले एक कर्मचारी के वो सामने चुड़ैल आ जाती है। वो बेचारा डर से घबरा जाता है और चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी वो भयानक हंसी दिल दहला देने वाली थी। कर्मचारी सभी के सभी बहुत ही डर गए थे। उन सभी कर्मचारियों के पीछे पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है। उसे देखते ही वो कर्मचारी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो चुड़ैल उस कर्मचारी की सांसें खींच लेती है। बहुत ही डरावना नज़ारा था वो। उधर कुछ ही देर में नताशा को होश आ जाता है और वो डर के मारे घबराने लगती है। इतने में ही सुधीर, जिसके हाथ में अभी भी वो पत्र था, वो उस पत्र को पलटकर उसकी दूसरी तरफ देखकर संस्कृत में कुछ बड़बड़ाने लगता है। उसकी बड़बड़ाहट तेज होते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लग जाती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल जैसे उस ताबूत में खींची चली जा रही थी। सुधीर वो मंत्र पढ़ता ही रहता है और फिर धीरे धीरे वो चुड़ैल उस ताबूत में जाकर जैसे अपने आप ही लेट जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर उस ताबूत को बंद कर देते हैं और फिर उसे वैसे ही ज़मीन के नीचे दफना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था। मैं उस रात अपनी कार लिए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता काफ़ी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही कोई दुकान वगैरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बस जंगल को काटकर रास्ता बना दिया हो। रास्ते के ऊपर घने घने पेड़ घिरे पड़े थे, जिनकी वजह से आसमान की भी रोशनी शायद दिन में भी इस रास्ते पर नहीं पहुंचती होगी। रास्ता सच में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों वो रात और उस रात का माहौल ही कुछ अजीब सा था। ऊपर से बारिश सोने पर सुहागा का काम कर रहे थे। अभी मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पीछे से कोई कार आ रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, मगर पीछे कोई कार नहीं आ रहे थे। मगर मैं अपनी कार के अलावा भी किसी और कार के इंजन की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि शायद बहुत पीछे होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही है। खैर, मैं अपनी कार चलाता रहा। मैं भी कार चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आया था, मगर वो रास्ता और उस रास्ते का जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बारिश, वो भी और तेज पर तेज होती जा रहे थे। वाइंडशील्ड पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब गिरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे वाइंडशील्ड टूट ही जाएगा। खैर, मैंने कार चलाना जारी रखा। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी रियर व्यू मिरर पर मुझे पीछे से आ रही वो कार नज़र आने लगी। वो मुझसे काफ़ी पीछे थी। मैं आराम से अपनी कार लिए आगे बढ़ रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि वो कार एकदम से मेरे बगल में आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो कार मेरे इतना करीब कैसे आ सकती है, जबकि अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही देखा था कि वो पीछे थी।
तो फिर अचानक से इतनी आगे कैसे? खैर, मैंने अपने बगल में नज़र डाली तो पाया कि वो कार सिर्फ एक अकेला आदमी ही चला रहा है। ना कोई पीछे सीट पर है और ना कोई सामने सीट पर, बस एक ड्राइवर जो कि उस अंधेरे में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उस कार के अंदर की लाइट्स भी ऑफ थे, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो बस अपने रास्ते तक पहुंचना है। अभी मैं ये सोचकर कार चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र बगल वाले उस कार पर गई। मैंने देखा कि अब उस कार के अंदर की लाइट्स चालू हो गई हैं। मुझे ड्राइवर का चेहरा अब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, मगर तभी ड्राइवर ने एकदम से अपना चेहरा मेरी ओर घुमा दिया। मैंने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उस इंसान का चेहरा इंसानों से बिल्कुल ही अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रहे थे और बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। ज़ुबान बहुत ही लंबी और लटकी हुई थी। पूरा चेहरा ऐसे जैसे सड़ा हुआ हो। तभी एकदम से उसने अपना चेहरा गाड़ी के विंडो से बाहर मेरी ओर निकाल दिया। मैं हड़बड़ा कर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपने कार को वहाँ से जल्दी से निकालने की कोशिश की, मगर वो कार भी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एकदम से उस कार ने मुझे झटका दिया और मैं सड़क से नीचे एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी सड़क पर बेहोश पड़ा था। पास ही में कुछ लोग पड़े थे जो मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात वो सब क्या था, ये आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।